रेसलमेनिया नाइट 3 यानी कि मंडे नाइट रॉ के बाद अब स्मैकडाउन भी हो चुकी है खत्म और मुझे पता है कि हम ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद आ रहे हैं, लेकिन आ जरूर रहे हैं इस कमाल की स्मैकडाउन के रिव्यू को लेके। और जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन ऑफिशियल हो चुका है बैकलैश के लिए। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के बाद सीधा ही हमको बैकलैश में जॉन और रैंडी का मैच दे देंगे, लेकिन इससे बेटर रेसलिंग फैंस क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं जाऊं आज की इस वीडियो में और हम बात करें इस सेगमेंट की, हम बात करें इस पूरे स्मैकडाउन के शो की जो कि काफी कमाल का था। आज 12 बजे एग्जैक्ट डॉट 12 बजे एक स्पेशल वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए। आई डोंट नो कोई गेस वो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर बोल सकता हूं कि उस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए कुछ जरूर गिव अवे टाइप है, कुछ स्पेशल है और आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ वो वीडियो देखनी है जानने के लिए कि क्या वो आपके लिए है। तो डेफिनेटली एग्जैक्ट 12 बजे रेसल इंडिया चैनल पे वो वीडियो देखने के लिए आ जाना। और अब स्टार्ट करते हैं हम इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू को। जॉन सीना आते हैं और ऑब्वियसली फिर से उनकी वो एंट्रेंस है, डार्क है, सब कुछ ब्लैक है और रिंग के अंदर आते हैं और इससे पहले वो कुछ बोलते हैं, रैंडी ऑर्टन का गाना बजता है और सीधा आ जाते हैं बाहर रैंडी ऑर्टन। तो रैंडी आते हैं रिंग के अंदर। ऑब्वियसली लोगों को काफी ज्यादा ये सिचुएशन पसंद आ रही थी कि कैसे जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक रिंग शेयर कर रहे हैं, एक सेगमेंट होने वाली है यहाँ पे। और रैंडी कहते हैं कि ऑलमोस्ट 2 महीने बाद 25 साल हो जाएंगे हम दोनों को पहली बार जब हमने हाथ मिलाया था, और इन 25 सालों में जॉन सीना सिर्फ तेरे को एक ही चीज के लिए जाना गया है और वो था हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू चेंज हो सकता है। वो कहते हैं कि हमेशा से तेरा मंत्रा था, लेकिन अब वो शायद चेंज हो चुका है। वो कहते हैं कि तूने मेक अ विश फाउंडेशन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विशेष जो है वो बनाई हैं। वो कहते हैं कि तूने इतने टाइम तक किड्स को जो है इन्फ्लुएंस किया है, कितने सारे लोग तेरे को देख के खुश होते हैं, उनकी लाइफ तेरे को देख के अच्छी होती थी। तो मैं तेरे को एक ही एडवाइस देना चाहता हूं और होपफुली तू इसको ले ले। गो जॉन सीना एंड हैव सम किड्स। तेरे खुद के बच्चे होंगे तो तेरे को समझ आएगा कि आखिर क्या वो इंपैक्ट होता है एक डैड बनने का, एक फादर बनने का। तो जॉन सीना का रिस्पांस भी इसके ऊपर काफी अच्छा था। वो कहते हैं कि तू मुझे ऐसे पेरेंट शेम नहीं कर सकता इतने लोगों के सामने, क्योंकि सिंपली 25 सालों से मैंने खुद के बच्चे इसलिए पैदा नहीं करे बिकॉज मैं इन सभी लोगों के बच्चे उनके लिए पाल रहा हूं। जॉन सीना यहाँ पे क्राउड में एक डैड और किड को पकड़ते हैं, उनको रोस्ट भी करते हैं बहुत बढ़िया कि तूने अपने बच्चे को सही से रेज नहीं करा, इस वजह से सब कर रहा है। आज एक बंदा जो है बच्चा छोटा सा जॉन सीना को मिडिल फिंगर दिखाता है और जॉन सीना उसको बोलते हैं। क्लासी है भाई ये मोमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली वो कहते हैं कि 25 साल से मैं तुम्हें रेस कर रहा हूं तो तुम सही से उस चीज को सीख नहीं रहे, तुम्हारे पेरेंट्स जो है तुमको रेस करने के लायक है भी नहीं। तो जॉन सीना ये सारी बातें बोल के डिसएग्री कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन से, और ऑर्टन का फिर सामने से रिस्पॉन्स था कि देख जॉन, 25 साल के अंदर तू हॉलीवुड में पहुंच गया, तूने इतने टाइटल जीत लिए, तूने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो इन लोगों की वजह से हुआ है, इस रेसलिंग इंडस्ट्री की वजह से हुआ है। और जो तू आज इस रिंग के अंदर खड़ा होकर बातें बोल रहा है वो रेसलिंग ने ही तुझे दी हैं। और रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि देख, मैं यहाँ पे इतने सालों से हूं और मैं तो यहाँ पे रहूंगा बिकॉज आई एम हियर टू स्टे, यू आर जस्ट अ गेस्ट। तू तो एक मेहमान है इस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो जॉन सीना दोबारा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे रैंडी तू भी ये बात समझ नहीं रहा कि अब मेरे और फैंस का जो रिलेशनशिप है वो डिसफंक्शनल है, वो चल नहीं सकता, ये एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, ये टूट चुका है, ये कभी काम नहीं होगा। तो रैंडी ऑर्टन बात करते हैं कोडी रोड्स की यहाँ पे कि कैसे उनके गाने के अंदर बोला जाता है कि रेसलिंग हैज मोर देन वन रॉयल फैमिली। वो कहते हैं जब वो वन मोर रॉयल फैमिली अगर हम देखें तो वो मेरी है। मैं एक रॉयल फैमिली से आता हूं, मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूं जिसको रेसलिंग ने ही सब कुछ दिया है, मेरे बच्चों को भी आगे रेसलिंग ही सब कुछ देगी, और जब तक मैं उस ग्रेव के अंदर नीचे गड़ नहीं जाता हूं तब तक ये रेसलिंग इंडस्ट्री के साथ ही मैं जुड़ा रहूंगा। और तू बात कर रहा है कि तू रेसलिंग को रुइन होने से बचा लेगा, भाई मैं ऑलरेडी ये चैंपियनशिप अब जीत चुका हूं। और तू कितने पे है? तू 14 टाइम चैंपियनशिप पे है, लेकिन जब मैं यानी कि लास्ट रियल चैंपियन इस टाइटल को लेके चला जाएगा तो तू हमेशा हमेशा के लिए उस 14 नंबर पे ही फ्रीज होके रह जाएगा। तेरे को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा एंड आई विल इरेज द 3 जनरेशंस जो ऑर्टन फैमिली से इस पूरी इंडस्ट्री की हिस्ट्री के अंदर आई हैं। तो जॉन सीना कहते हैं कि जब ये टाइटल ही नहीं रहेगा रैंडी तो तू क्या ही कर लेगा, तू शुरू से दोबारा एक नया टाइटल ले आएंगे, शोज चलते रहेंगे, तू वो जीतने की कोशिश करियो, लेकिन ये 17 नंबर के तो तू आसपास भी कभी पहुंच नहीं पाएगा। तो बेसिकली उसके बाद रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि अगर इतना ही तेरे को बोलना है जॉन सीना तो क्यों ना ये टाइटल तू आज ऑन द लाइन रख ले और हम लड़ लेते हैं फॉर दिस चैंपियनशिप। और जॉन सीना ऑब्वियसली मना कर देते हैं, बट चैलेंज भी करते हैं रैंडी को फॉर अ मैच एट सेंट लुइस बैकलैश में, जहां वो कहते हैं कि रैंडी मैं तेरी फैमिली के आगे तेरे को हराऊंगा और उसके बाद तेरे को भी समझ आ जाएगी, वहां पे तेरे को लेसन देना पड़ेगा। तो ये मैच ऑफिशियल हो चुका है और उसके बाद वो अटैक भी करते हैं यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को, बट रैंडी को मिलता है यहाँ पे अपर हैंड और एट द एंड ऑफ द सेगमेंट वो एक और आरकेओ लगा देते हैं जॉन सीना के ऊपर।
ऊपर। काफी लंबी सेगमेंट चली, लेकिन ऑब्वियसली इसने अपना काम किया। जो मैच ऑफिशियल करना था वो ऑफिशियल हो चुका है और मजा आया देख के कि किस तरीके से अभी लड़ने वाले हैं एट बैकलैश। भाई अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये फ्यूड दोबारा हो रही है और इस बार जॉन सीना हील है और रैंडी ऑर्टन फेस हैं। तो कमाल की ये बात है, बिल्कुल कुछ नया देखने को मिलेगा, मजा जरूर आएगा। इसके बाद बात करते हैं इस पूरे विमेंस की तरफ जो एंगल चल रहा है। टिफनी आती है रिंग के अंदर, कैसे उन्होंने शार्लेट को हरा दिया। जेड फिर उनको कन्फ्रंट करती हैं कि कैसे अब जेड कारगिल जो है वो चैलेंज करेंगे अगर टिफनी को। अगर टिफनी जेड को हराएंगी तभी वो बेस्ट कहलाई जाएंगी, शार्लेट को हराने से कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर नयोमी आती है यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का मैच हो जाता है यहाँ पे शुरू, लेकिन नयोमी आ जाती है बीच में और उसके बाद नाया जैक्स आके टिफनी को अटैक करती हैं। तो अब नाया की फ्यूड चलेगी टिफनी के साथ, जो एक टाइम पे एक फ्रेंडशिप थी अब एक राइवलरी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ये डिसेंट एंगल मुझे लगा। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की अब बात करते हैं तो रिंग में आते हैं जेकब फाटू विद सोलो सिकोआ। और सोलो सिकोआ पूरा क्रेडिट लेना चाहते थे कि भाई जो हुआ है जेकब फाटू के साथ वो सब तो मैंने किया है, मैं इसको लेके आया हूं, मेरी वजह से चैंपियन बना है। लेकिन जेकब फाटू माइक को फटाफट छीन के बाद क्लियर कर देते हैं कि सोलो मैंने तेरे को ये बात बोली थी कि मैं टाइटल जीतूंगा, मैंने तेरे को ये बात भी बोली थी कि ये टाइटल मैं तेरे या तेरे बिना भी जीतूंगा और वो मैंने करके ऑलरेडी दिखा दिया है। तो इससे पहले वो कुछ और यहाँ पे इनके बीच में अनबन होती, एलए नाइट का म्यूजिक बजता है, वो आ जाते हैं बाहर और उनको अपना रीमैच चाहिए। फिर ड्रू मैकिंटायर आते हैं बाहर, जो कि मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि इस फ्यूड के अंदर उनको डाला जा रहा है, लेकिन उसका कोई रीजन था। और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे आगे बोलते हैं कि किस तरीके से अब कोडी रोड्स तो टाइटल हार चुका है और जॉन सीना को देख के उनको ऐसा लगता नहीं है कि वो सबसे मुश्किल चैंपियन है इस टाइम पे हराने के लिए। उनको लगता है कि जेकब फाटू सबसे स्ट्रॉन्ग चैंपियन है और उसी बेस्ट चैंपियन को वो चैलेंज करना चाहते हैं। तो एलए नाइट कहते हैं भाई तेरा हो गया तो मैं ही पहले लाइन में लगूंगा, मुझे मौका मिलेगा। तो निक ऑल्डिस आते हैं बाहर, मैच बना देते हैं ड्रू मैकिंटायर और एलए नाइट के बीच में कि इसका विनर नया नंबर 1 कंटेंडर बनेगा फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। लेकिन जो थोड़ा सा हिंट आज हमें दिया गया वो ये कि सोलो सिकोआ और जेकब फाटू के बीच में वो क्रैक्स आने चालू हो गए हैं। बिकॉज सोलो इतने टाइम से पहले रोमन के साथ लगे, रोमन के अगेंस्ट जाने की कोशिश करी, फिर ये जेकब नाम का बंदा बीच में आता है और ये चैंपियन बन गया, लेकिन सोलो सिकोआ के पास कोई चैंपियनशिप नहीं है। ये चीज उनसे अब डाइजेस्ट नहीं हो रही और डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रही है। तो ये मैच होता है नंबर 1 कंटेंडर के लिए, जहां पे रिंग साइड पे सबसे पहले तो ड्रू मैकिंटायर की हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं सोलो सिकोआ। एलए नाइट को सोलो स्पाइक मार देते हैं और जैसे ही ड्रू अपने पिन के लिए जाने वाले थे पीछे से डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं। तो ये मैच खत्म हो जाता है एक डिस्क्वालिफिकेशन में और डेमियन प्रीस्ट अनाउंसर्स टेबल के थ्रू एक साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर से। तो एक तीर से काफी सारे यहाँ पे निशाने लग गए हैं। पहला तो ये कि अब ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट की जो फ्यूड है वो आगे चलती रहेगी और उसके बाद सोलो सिकोआ और जेकब फाटू के बीच में क्रैक्स आ चुके हैं और साथ के साथ एलए नाइट को ये बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि डेमियन प्रीस्ट की वजह से उनको वो चैंपियनशिप का मौका दोबारा क्यों नहीं मिला। तो भले यहाँ पे सोलो सिकोआ बैकलैश में एलए नाइट के अगेंस्ट अगर मैच होता है जेकब का तो उनके कॉर्नर में रहेंगे, लेकिन ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे। आई थिंक वो जलन जो है वो क्लियरली दिख रही है। मुझे पूरा एंगल काफी बढ़िया लगा स्मैकडाउन के ऊपर। जेलिना वेगा का मैच हुआ चेल्सी ग्रीन के साथ और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कैसे, बट वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत चुकी हैं और हरा चुकी हैं चेल्सी ग्रीन को एंड शी इज द न्यू चैंपियन। भाई पाइपर निवेन और एल्बा फायर को जो है रेफरी इजेक्ट भी कर देता है रिंग साइड से, बट वो चीज काम नहीं आती और उसी समय जो है चेल्सी ग्रीन बेसिकली यहाँ पे नहीं जीत पाई, हार चुके हैं चैंपियनशिप। मेरे लिए थोड़ा वियर्ड डिसीजन था, लेकिन जेलिना वेगा काफी टाइम से ट्राई कर रही हैं टू सक्सीड ऑन द मेन रोस्टर, उनको मौका दिया गया है। और मैंने पहले भी यही बात बोली थी कि विमेंस का जो मिड कार्ड का टाइटल है वो जब तक मुझे अच्छी टाइटल रन देखने को नहीं मिलेगी मैं कुछ कह नहीं सकता वो कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है। चेल्सी ग्रीन की रेन, जबकि वो चैंपियन काफी बढ़िया थी, वो मोमेंट अच्छी थी, लेकिन रेन के बारे में मेरे पास कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव बोलने के लिए है नहीं। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं अगर आप इससे अग्री करते हैं या फिर डिसअग्री करते हैं। मिज आते हैं रिंग के अंदर और उनको अब अपना मोमेंट बनाना है, बिकॉज कार्मेलो हेज तो अंडर द जायंट जीत चुके हैं, बड़ा सा अपना पेंडेंट लेके घूम रहे हैं। इतना बड़ा पेंडेंट भाई, पूरा उसका वेट होगा अच्छा खासा। और मिज को यहाँ पे इंटरप्ट करने आ जाते हैं भाई एलिस्टर ब्लैक, और एलिस्टर ब्लैक का फाइनली रिटर्न देखने को मिला। बहुत कूल वो एंट्रेंस है, हमेशा से लगती है। और एलिस्टर ब्लैक आके यहाँ पे जो है अपना ब्लैक मास फिनिशर भी लगाते हैं मिज के ऊपर। नेक्स्ट वीक मैच होगा अब एलिस्टर का, आई डोंट नो क्या स्टोरी लाइन दी जाएगी। तो ये रिटर्न एक्सपेक्टेड था, हो चुका है। और मंडे नाइट रॉ पे हमें रूसेव का रिटर्न देखने को मिला, तो यहाँ
जहां मैलाकाई ब्लैक, एलिस्टर ब्लैक आ चुके हैं। AEW में सारे जाके हलवा चख के आए और उस हलवे में उतनी चीनी नहीं मिली तो वापस WWE में चले आए भाई। तो डेफिनेटली यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि ये एलिस्टर ब्लैक का जो इनपुट है स्मैकडाउन में वो काफी बढ़िया है, लेकिन स्टोर लाइन देखेंगे मिज से आगे भी क्या बढ़ सकते हैं या फिर नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और फाइनली शो पे जो मेन इवेंट हुआ टेबल्स लैडर्स चेयर्स मैच, जिसको निक ऑल्डिस गलती से रेसलमेनिया पे डालना भूल गए और उसकी वजह से न्यू डे का मैच देखने को मिला था। ये वही मैच है, कमाल कर दिया इसने भाई आज। ये ऑब्वियसली कोई आपको GCW या AEW स्टाइल का मैच नहीं देखने को मिलेगा जहां कांच टूट रहा है या फिर कुछ हो रहा है। यहाँ पे नॉर्मल TLC मैच था, काफी सेफ तरीके से इन्होंने स्पॉट्स करे, लेकिन तब भी बड़े स्पॉट्स दिए। हमें डेथ वैली ड्राइवर्स देखने को मिल रहे हैं, हमें समोअन ड्रॉप्स देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से लैडर पे कूद रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, वो बहुत कूल मोमेंट्स थी। और दोनों टीम्स को काफी मौका मिला यहाँ पे पास आने का, DIY को भी और MCMG को भी टू विन द टाइटल्स। बट मॉन्टेज फोर्ड एक अलग लेवल पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लिए इन टाइटल को रिटेन करने में लगे हुए थे भाई इस मैच के अंदर, और उसमें वो सक्सेसफुल भी हो पाए हैं। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने अपने टाइटल रिटेन कर लिए हैं और मुझे ये चीज अच्छी लगी, बिकॉज स्ट्रीट प्रॉफिट्स बेसिकली अभी उनको टाइटल दिए गए थे तो अब उनको बिल्ड करो भाई और थोड़ा और वैल्यू डालो इन टाइटल्स के अंदर, इससे पहले कि वो दोबारा जो है टाइटल चेंज हो। बिकॉज जब बार बार टाइटल चेंज होता रहता है तो उतना मजा नहीं आता, वो एक्सपेक्टेड होता है फिर कि कभी भी कोई भी हार सकता है। तो ओवरऑल स्मैकडाउन का शो काफी डिसेंट था। आई थिंक कि मंडे नाइट रॉ डेफिनेटली बेटर थी, कुछ ज्यादा ही चीजें हो गई थी मंडे नाइट रॉ पे। और अगर रोस्टर की भी मैं बात करूं तो रॉ का रोस्टर अभी काफी ज्यादा हैवी लग रहा है ऑन दैट साइड, लेकिन उसके अलावा स्मैकडाउन ने अपना काम आज किया है और रैंडी वर्सेस सीना शो की सबसे बड़ी हाईलाइट बन चुकी है। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और 12 बजे की वीडियो के लिए डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।